हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल में परिवहन को। ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से, जिसमें हम सारे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक सभी एग्ज़ाम SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिनमें एग्ज़ाम में है GK GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो यूज़फुल लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन, पहले आता है सड़क परिवहन। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना है इसका संबंध रहा है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। मतलब नेशनल हाईवे बनाएगी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन? भारतमाला। भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इस परियोजना के तहत नए राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क परिवहन, सड़क पे परिवहन चलाओ, और राजमार्ग के उससे चलो तो राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है पूरी, तो उसमें पूरा पश्चिम गलियारे का केंद्र बिंदु क्या है? तो उनका केंद्र बिंदु है, या किसको जोड़ता है, किन केंद्रों को जोड़ता है? तो सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा 3640 किलोमीटर है, 3640 किलोमीटर है, जो कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। यह मार्ग NH-27 के अंतर्गत आता है, NH-27 के अंतर्गत आता है। इस परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से वर्ष 2001 में शुरू किए गए थे। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़क की लंबाई भारत में सब योगदान दिया है, प्रथम पायदान पर है? तो ये है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई है। महाराष्ट्र भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा है, जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। सड़कों की लंबाई क्रम में महाराष्ट्र प्रथम और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थानों को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? तो कोहिमा मतलब नागालैंड से हमें जाना है कोट्टायम तक, तो हमें कितने राज्य? 7 राज्यों को पार करना होगा। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम का रास्ता तय करते हैं तो मूल स्थान के गंतव्य स्थान को मिलाकर आपको 7 राज्य, जिसमें नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरना होगा। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको? दिल्ली से मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है 4 लेन वाले द्वितीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। इस सड़क मार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। इससे 31 मार्च 2018 के अनुसार 4 और 6 लेन वाली लंबी सड़कों में पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, रेल या रेखा जाल में अवस्थित नहीं है? तो कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है, द्वितीय मार्ग है। इसका शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। चंडीगढ़ इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है हमारे यहाँ का छपरी, तो 86 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है, जबकि 92वां किलोमीटर का है ये, और छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज को जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 यह हाजीपुर सोनवर्षा
137 किलोमीटर है। राजमार्ग 84 यह आरा बक्सर में 73.4 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 यह मोकामाल बिहार फरक्का पश्चिम बंगाल में है 190 किलोमीटर का। राजमार्ग 80 का कितना है? मोकामाल बिहार से फरक्का जोड़ता है 80 के भाव में बेच दी सारी मूरें और हो गई फर 80। मोकामाल बिहार से फरक्का 84 आरा से बक्सा 84 का है बक्सा 84 आरा से बक्सा। और 77 हाँ जी करने वाले सब 77 हाजीपुर और सोनवर्षा। और 85 कौन सा है? छपरा से गोपालगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग और उनसे संबंधित शहर। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 4 चेन्नई से थाने को जोड़ती है। तो 4 लोग जो रहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, उनको चेन्नई पड़ता, तो चेन्नई से थाने को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 4। मुंबई को जोड़ता है, थाने मुंबई को। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को काट दो तो कलकत्ता से हजीरा, 6 को काट दो। हजीरा गुजरात को जोड़ता है, कलकत्ता से हजीरा को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पठानकोट से प्रारंभ होकर समाखी आली गुजरात से जाता है। तो 15 से पठानकोट समाखी आली गुजरात तक जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाता है? तो ये हो जाएगा NH6। तो इसको हमने क्या किया था? कलकत्ता से काटा था, कलकत्ता से गुजरात तक जा रहा था हजीरा। NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। NH7 7 फंदों से हमें मुक्त करता है हमारा वाराणसी। तो कोई भी कन्या 7 साल की हो या 70 साल की हो तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है NH7। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। NH4 अभी सुना था 4 लोग क्या कहेंगे, थाने से चेन्नई तक जाता है। NH5 यह चेन्नई से 12 गुणा तक जाता है। 5 का थप्पड़ पड़ेगा 12 लोगों को, तो चेन्नई से 12 गुणा को जोड़ता है NH5। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता से हजीरा। राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य सड़क प्रणाली है जिसका निर्माण प्रबंधन लोक निर्माण विभाग करता है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आगरा मुंबई NH3 है और यह 1161 किलोमीटर है। चेन्नई से थाने NH4 है और 1235 किलोमीटर है। कलकत्ता से हजीरा यह NH6 है और 1939 किलोमीटर है। और पुणे से मछलीपट्टनम यह NH9 है जो कि 841 किलोमीटर है। उपयुक्त में से राष्ट्रीय राजमार्ग हजीरा गुजरात को कलकत्ता से जोड़ता है और मुंबई को कलकत्ता से जोड़ने वाले राजमार्ग में NH3 और NH6 आपस में मिलते हैं। अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कोई भी राजमार्ग अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता को नहीं जाता, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होकर कलकत्ता जाता है। NH2 जाता है दिल्ली से कलकत्ता। जबकि NH1 नई दिल्ली से अमृतसर होकर इंडो पार्क बॉर्डर तक जाता है। इसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज सम्मिलित है। तो स्वर्णिम त्रिभुज है आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर। स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय पर्यटक त्रिभुज है जो कि 3 शहरों से गुजरता है। इनमें प्रमुख इनका इतिहास रहा है। इन स्थानों में सांस्कृतिक विविधता भी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। आगरा, दिल्ली, जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण यह नाम दिया गया है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर
सिलचर राजमार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं या कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। कन्याकुमारी से श्रीनगर, पोरबंदर से सिलचर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 7142 किलोमीटर है। कन्याकुमारी से श्रीनगर को उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। यह मार्ग प्रमुख शहर से होकर जाएगी जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद और ग्वालियर, बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु तक जाता है। पोरबंदर से सिलचर और पूरा पश्चिम गलियारा कहा जाता है। यह मार्ग मुख्य शहरों से होकर गुजरता है जिसमें राजकोट, उदयपुर, शिवपुरी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया, गुवाहाटी आता है, जो दोनों एक दूसरे को झांसी में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जोड़ता? तो ये हो जाएगा भोपाल। NH 3 से नहीं जोड़ता, भोपाल नहीं जोड़ता। आगरा, धुले और ग्वालियर जुड़ता है। भारत के प्रबंधन के आधार पर सड़कों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: राष्ट्रीय महानगर, राष्ट्रीय महानगर, राज महानगर और सीमावर्ती सड़कें। राष्ट्रीय राज महानगर प्रणाली के अंतर्गत कुल 1,42,126 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं, जो देश की कुल सड़क का मात्र 2% ही हैं, किंतु ये संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा, इंदौर, ग्वालियर, नासिक, ठाणे और शिवपुरी से होते हुए मुंबई तक जाता है, जबकि भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध है? तो ये हो जाएगा मुंबई से पुणे। 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के मध्य है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्ग भारत का पहला कंक्रीट से निर्मित 6 लाइन वाला द्वितीय मार्ग है, जिसका आधिकारिक नाम यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे द्वितीय मार्ग है, जिसकी लंबाई 93 किलोमीटर है। यह पुणे से महाराष्ट्र को जोड़ता है और 2002 में इसे चालू कर दिया गया है। नाम क्या है इसका? यशवंतराव चौहान। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन में दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश चौथा स्थान है, फिर 5वां है कर्नाटक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिया गया है, बताना है। इनकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, तो ये सही हो जाएगा। और पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है, पोरबंदर वाले से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना है। तो पहला आता है अवरोही क्रम में सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, उससे छोटा हो जाएगा मिजोरम, फिर आता है सिक्किम। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनसे गुजरने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है राज्यों से अवरोही क्रम में, तो सबसे लंबा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे कम नागालैंड में, फिर मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का है 2,537 किलोमीटर, नागालैंड का है 1,548 किलोमीटर, मिजोरम में है 1,428 किलोमीटर और सिक्किम में है 463 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हल्दिया है, इलाहाबाद से राष्ट्रीय जलमार्ग है, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग है 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है, हैदराबाद यह दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इसका ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है, हैदराबाद में नहीं है।
जल परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल मार्गों का निर्माण किया गया है। इसमें राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1 हल्दिया पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। यह गंगा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है। जल मार्ग क्रमांक 3 यह कोल्लम से कोट्टायमपुरम केरल तक 205 किलोमीटर नहर पर है। जबकि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 जो कि प्रस्तावित है यह काकीनाडा से मरक्कानाम तक 1095 किलोमीटर गोदावरी नदी पर तथा कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। गोदावरी पर और कृष्णा पर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 50 नासिक से पुणे तक जाता है। दुर्गापुर से कलकत्ता एक्सप्रेस राजमार्ग जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका निर्माण कौन करता है? राज्य लोक निर्माण विभाग करता है, PWD। राष्ट्रीय महाराजमार्ग संख्या 4 किससे नहीं गुजरता? तो यह मुंबई महाराष्ट्र से कर्नाटक होते हुए जाता है। तो ये ऑप्शन ही गलत दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 महाराष्ट्र मुंबई से कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु चेन्नई जाता है। यह राजमार्ग आंध्र प्रदेश के 2 जिलों चित्तूर और पालमनेर से भी गुजरता है। अतः इनमें कोई विकल्प सही नहीं है। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। सड़कों की कुल लंबाई देश में 1.94% है। सड़कों का परिवहन 40% यातायात होता है। सड़कों से यात्री यात्रा का 87.4% और माल यातायात का 65% सड़क परिवहन के जरिए होता है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को दक्षिण से उत्तर से दक्षिण जमाना है, उत्तर से दक्षिण लेके जाना है, सही बताना है। तो इसमें पहले आ जाएगा हमारा आगरा, उसके बाद ग्वालियर, फिर नागपुर और फिर कृष्णगिरी। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित प्रश्नगत नगरों में उत्तर में आएगा आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णगिरी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कहाँ पर होता है? तो झांसी में होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्नलिखित में से जो नगर नहीं आता वो कौन सा है? इंदौर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 में नहीं आता। यह राजमार्ग दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई जाता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर दिल्ली में, हरियाणा में 101 किलोमीटर, राजस्थान में 688 किलोमीटर, गुजरात में 498 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश इंदौर में ये नहीं जाता। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है घनत्व केरल में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व केरल में है। इसका औसत घनत्व है 1.80 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर पर है। 1 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ये बताए जा रहे हैं। 2018-19 की निर्माण वर्ष घोषित किया गया है किसके द्वारा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। यह देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क का विस्तार उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर गुजरता है। तो 4 जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी लंबाई है 1235 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में 371 किलोमीटर, कर्नाटक में है 658 किलोमीटर, महाराष्ट्र में देख लिए 371 था, आंध्र प्रदेश में है 83, तमिलनाडु में है 123 किलोमीटर होकर ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है। निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रतिशत 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में इनको जमाना है। तो पहले आ जाएगा हमारा पंजाब, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा।
जब ये क्वेश्चन आया था तब ये था, अब तो महाराष्ट्र पहले आ जाएगा। तो पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा सही क्रम होगा। अब आता है रेल परिवहन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी, तो ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत फरवरी 2019 को वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। इसे ट्रेन 80 के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहले आते हैं रेलवे जोन, फिर आते हैं उनके मुख्यालय। उत्तर पूर्वी रेलवे ये गोरखपुर में है, सही है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे कहाँ पे है? गोरखपुर में। दक्षिण पूर्वी भुवनेश्वर में नहीं है, बल्कि ये है कलकत्ता में। कहाँ पर है ये? कलकत्ता में है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पूर्वी रेलवे ये कोलकाता में है, सही है। कोलकाता में 3 है। फिर आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये बिलासपुर में स्थित है। भारत के रेलवे का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत को 18 रेल खंड या जोन में विभाजित किया गया है। इसमें जो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वह कलकत्ता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब सम्मिलित है बताना है, ये सही है बताना है। एयरलाइंस एयर इंडिया एयरलाइंस की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक है, तो ये सही हो जाएगी। एयरलाइंस क्या है? इंडिया एयरलाइंस की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक है, पहले सही हो जाएगा। इंडिया एयरलाइंस देश की पहली विमान सेवा है। यह 58 घरेलू स्थानों के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी एयरलाइंस एयर के साथ विमान सेवाएं चलाकर 19 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए विमान सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। प्राधिकरण को हवाई सीमा में विभाजित यातायात पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षित और कुशल यातायात सेवाएं एवं विमानन संचार सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। प्राधिकरण देश में 21 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 77 घरेलू हवाई अड्डे और 19 नागरिक विमान टर्मिनल सहित 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। बड़ी लाइन की 2 पट्टियों के बीच की दूरी कितनी है? तो बड़ी लाइन की 2 पट्टियों के बीच की दूरी है 5.5 फीट। रेलवे की बड़ी लाइन की 2 पट्टियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर लगभग 5.5 फीट होती है। छोटी लाइन की बीच की दूरी 1 मीटर होती है। सक्रिय लाइन की बीच की दूरी एक दूसरे से 0.762 मीटर या 0.610 मीटर दूर होती है। निम्नलिखित राज्यों में समूह में से वह कौन सा है जहां पर यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण किया गया है? तो यह है पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण सबसे प्रमुख कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु राज्य के पेरम्बूर चेन्नई में होती है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अन्य कंपनी भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलोर, जैस्पर एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता और रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। कोंकण रेलवे से राज्य निम्नलिखित समूहों में सबसे ज़्यादा लाभ होगा, तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को लाभ होगा। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच छोटे से छोटे रेल मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना में रोहा स्टेशन महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक रेलवे स्टेशन के बीच में 760 किलोमीटर की दूरी सम्मिलित की गई थी। यह रेल मार्ग केरल तक नहीं जाता, किंतु यह परियोजना से केरल को एक लाभ अवश्य प्राप्त है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से इसकी दूरी अत्यधिक कम हो गई है। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारगुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कि कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। जनवरी 1998 को इस परियोजना का कार्य पूरा कर दिया गया है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा, बीरखेड़ा, चिपलूम, रत्नागिरी, राजपुर, कुनाल, सावंतवाडी, गोवा के पेरनेम, वीराना, मंडगांव, केनकाना, कर्नाटक के करवार, अंकोला, ओतवार, भटकल,
कोडापुरा, उडुपी, भोकुर, मैंगलोर तक जाती है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता तो ये बेलग्राम नहीं जाता। कोंकण रेलवे जोड़ता है तो ये जोड़ता है रोहास से मैंगलोर को। निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम जमाना है तो पहले आ जाएगा पीर पंजाल, फिर कारबुंद, नाथुवाड़ी और वरदेवारी। रेल सुरंगों की लंबाई में सबसे पहले आता है पीर पंजाल 11 किलोमीटर, कारबुंद 6.5 किलोमीटर, नाथुवाड़ी 4.3 किलोमीटर और वरदेवारी 4 किलोमीटर। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है तो ये हो जाएगा मेघालय, जबकि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में भी जाती है, मेघालय में नहीं जाती। मेघालय में रेलवे स्टेशन निर्माण का शुभारंभ हो गया है लेकिन अभी तक जुड़ा नहीं है। वर्तमान में सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों में रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी तो ये 1853 में हुई थी। सर्वप्रथम रेल की व्यवस्था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त को वर्ष 1924-25 के बीच में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। 24-25 में किया गया है एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर। भारतीय रेल प्रबंधन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी रेल बोर्ड करता है। 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वह रेल बजट को आम बजट के साथ सम्मिलित कर देगी। 92 वर्ष से चली आ रही रेल बजट की प्रथा समाप्त कर दी गई और 1 फरवरी 2017 को भारत का प्रथम 2017-18 का संयुक्त बजट प्रस्तुत किया गया। भारत में पहली रेल मार्ग शुरू किया गया था 1853 में। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय है तो ये हो जाएगा बिलासपुर में। बिलासपुर में रेलवे मंडल कार्यालय है। अप्रैल 2003 को बिलासपुर में रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बनाया गया था। कौन सा, इनको सम्मिलित कीजिए, है ना। भूमिगत रेलवे तो भूमिगत रेलवे कलकत्ता में है। फिर आता है आम, तो ये रत्नागिरी में मिलते हैं आम। ताले मिलते हैं अलीगढ़ के ताले फेमस है। चावल मिलता है हमें देहरादून। भूमिगत रेलवे कलकत्ता में है। आम रत्नागिरी की फेमस है। ताले अलीगढ़ के, चावल देहरादून का। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सबसे ज़्यादा इस्पात उद्योग मिलेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे मुंबई वाले पर, और ये है हावड़ा बाय रायपुर। मुंबई हावड़ा बाय रायपुर पर ही दुर्ग भिलाई कारखाने स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कलकत्ता में। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। 5 अप्रैल 2003 को कार्य प्रारंभ हो गया था। वर्तमान में भारत में 18 रेल जोन हैं। रेल के जोन मुख्यालय हाजीपुर में कौन सा है तो हाजीपुर है बिहार में, और यहाँ पे पाया जाता है पूर्व मध्य का मुख्यालय। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन में पुनर्गठित किया गया है। एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार हाजीपुर में है। 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। निम्नलिखित में से किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है तो ये है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक। यूनेस्को विश्व विरासत ऐसे स्थल होते हैं जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर इत्यादि को कहा जाता है, जो कि विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किए जाते हैं। यही समिति इन स्थलों की देखभाल यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। भोपाल एक्सप्रेस भोपाल दिल्ली देश की पहली रेलगाड़ी है जिसको ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है।
यहाँ से प्रतिदिन 30 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। यहाँ पर 15 प्लेटफॉर्म है। यह विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त उपनगरीय स्टेशन है। मैत्री रेल एक्सप्रेस ट्रेन किस 2 स्टेशनों के मध्य है? तो ये ढाका से कलकत्ता के बीच में है। बांग्ला नववर्ष पोइला वैशाख के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में 14 अप्रैल 2018 को रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। कलकत्ता ढाका मैत्री एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी को एक साथ कलकत्ता चितपुर स्टेशन और ढाका छावनी स्टेशन से 14 अप्रैल 2018 को रवाना किया गया था। मैत्री एक्सप्रेस भारत से स्वतंत्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए रवाना होने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चल रही है? तो सीएनजी से हरियाणा में चल रही है। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से रोहतक स्टेशन के बीच में 14 जनवरी 2015 को सीएनजी चलित रेलगाड़ी का परिचालन सेवा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर किया था। यह डीजल से चलने वाली लोकल ट्रेन है जिसमें सीएनजी की वैकल्पिक व्यवस्था भी है, यानी यह दोनों तरह के ईंधन से चल सकती है। यह अपने तरह के देश की पहली प्रयोग है। भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है? भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, तो पहला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन का आवश्यकता के 45% की आपूर्ति करता है, तो ये सही हो जाएगा। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघन उच्चतम है, रेलवे की थी ना कि भूतल, तो ये भी गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग था, जब ये क्वेश्चन आया था तब था, तो ये भी सही होता। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देश में से एक है भारत। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसके अंतर्गत डैश सड़कें आती हैं। ये सड़कें कुल सड़कों की लंबाई का 1.94% है, लेकिन लगभग 40% यातायात इन्हीं के माध्यम से होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, जो कि NH7 था, जिसकी लंबाई कितनी है? 2369। फिर आता है जल परिवहन एवं बंदरगाह। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह बधावन पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। यह बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल के में विकसित किया गया है। बधावन बंदरगाह से पूर्व भारत में 12 प्रधान बंदरगाह हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कांडला मुंबई, नौहर शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मैंगलोर, मर्मुगोआ, कोच्चि, तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे नौहर शेवा भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मुख्य रूप से यहाँ पर मालवाहन जहाज़ों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। मर्मुगोआ बंदरगाह गोवा में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बंदरगाह और उनकी अवस्थिति। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, यह गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट, ये अपने महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर आता है BO चिदम्बरम पोर्ट, यह तमिलनाडु में था और मर्मुगोआ गोवा में स्थित है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है। BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु में है और मर्मुगोआ गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो सबसे विशाल है विशाखापट्टनम का। भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। जहाज़ों के निर्माण मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। 12 जनवरी 2020 को
150वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने अपना इसका नया नाम रख दिया है, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जबकि कांडला गुजरात में है, कोच्चि केरल में है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह तो ये हो जाएगा पारादीप, सबसे गहराई में ऑप्शन में विशाखापट्टनम नहीं दिया। पारादीप सबसे ज़्यादा गहराई वाला 18.7 मीटर है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगतपुर जिले में स्थित है। पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े बंदरगाह तट में से एक है। यह बंदरगाह कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है। बंदरगाह नदी मुख पर स्थित है तो ये है पारादीप। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह एक गहरा बंदरगाह है जो कि पोताशय लैगून सदृश है। पत्तन, लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह को चालू किया गया है। देश में 7,516.6 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होते हैं। जून 2010 में पोर्ट ब्लेयर को बड़े बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा दाहेज, जबकि कोच्चि, पारादीप और न्यू मैंगलोर ये प्रमुख हैं। उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से सामुद्रिक क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं। आर्थिक व्यवस्था बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में बंदरगाहों को दो भागों में प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रमुख बंदरगाह के अंतर्गत 13 बड़े बंदरगाह आते हैं। अप्रमुख के अंतर्गत 200 छोटे बंदरगाह आते हैं। 13 बंदरगाह 7 बंदरगाह कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, मर्मुगोआ, एन्नोर, चेन्नई, बीओ, चिदम्बरम, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर तट पर स्थित है। अन्य 6 कोच्चि, न्यू मैंगलोर, मर्मुगोआ, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नेवर सेवा नवी मुंबई और दीनदयाल कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल परिवहन यातायात से 57% बड़े और 43% छोटे बंदरगाहों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से सिर्फ रसायन और रासायनिक पदार्थों के लिए निर्मित बंदरगाह है तो ये हो जाएगा दाहेज। गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह इस देश का पहला बंदरगाह है जो कि रसायन रफ्तार के लिए स्थापित किया गया है। रसायन बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्यात के लिए अग्रणी है? तो ये हो जाएगा पारादीप। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जापान को। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो ये हो जाएगा कोच्चि में। कहाँ पे है? कोच्चि में स्थित है। कोच्चि में स्थित कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 29 मार्च 1972 को सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा की गई थी। इसकी क्षमता के अनुसार 1,10,000 DWT आकार के जहाज का निर्माण होता है और 1,25,000 DWT के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। हुगली डॉकयार्ड के जहाज़ के निर्माण के स्थापित वार्षिक क्षमता प्रति वर्ष 1,100 टन है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये हो जाएगा कांडला। मतलब आयात में सबसे ज़्यादा नौभार है कांडला का। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में टन भार सबसे ज़्यादा संभालता है कौन? कांडला गुजरात का। यह 1950 में
केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। 150.26 MTPA क्षमता वाले बंदरगाह में अपतटीय सहित 3 तैरते हुए 9 बंद सहित 28 बंदरगाह हैं। 28 बंदरगाह हैं। केंद्र सरकार ने अब तक इसका नाम क्या कर दिया है, कांडला बंदरगाह कर दिया है, इसे बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। पहले कांडला था, बंदरगाह हो गया है दीनदयाल। यह ज्वारीय बंदरगाह है जो कि मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसमें चिन्हित किए गए हैं बंदरगाह ABCD कौन कौन से हैं। तो देखो ए वाला तो दिख रहा है कांडला, ये होगा हमारा मुंबई में कौन कौन से हैं, एक नहवा शेवा और जवाहरलाल नेहरू, हो सकता है ये एन्नोर होगा, और ये कौन सा होगा, पारादीप डी। ये तो दिखाई नहीं रहा। देखो पहला का है वेरावल गुजरात का, जो था ना अपने मतलब कांडला लगाया था, वो कौन सा है, वेरावल गुजरात का है। दूसरा कर्नाटक का है कारवाड़, ना कि मुंबई का। तीसरा तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, और काकीनाडा फिर आंध्र प्रदेश का है डी। इसमें भी चिन्हित किए गए हैं। तो ए क्या बताता है माहे, ए में क्या है माहे। फिर बी आता है हमारा कोराईकल तमिलनाडु। फिर तीसरा आता है पुदुचेरी। फिर आता है हमारा डी यमन क्षेत्र और उनकी प्रमुख मुख्यालय कोराईकल। इसका 161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तमिलनाडु तंजौर जिले से कोराईकल घिरा हुआ है। फिर माहे 9 किलोमीटर है, केरल में स्थित है। पांडुचेरी यह 290 किलोमीटर है। तमिलनाडु दक्षिणी आरकाट जिले से घिरा हुआ है। यमन 20 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से घिरा हुआ है। कच्चे रूपरेखाएं बताने बंदरगाह है ना। तो पहला बंदरगाह हमें तो अलग ही दिख रहा है, क्या करना है इसमें, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। एक नदी तटीय बंदरगाह बताना, कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है इनमें से। तो जो हमारा हल्दिया है ना, वो नदी तटीय बंदरगाह है। इसमें भी चिन्ह अंकित किए गए हैं और बताने हैं कौन सा। एक ज्वारीय पत्तन है, तो ज्वारीय पत्तन है हमारा ये कांडला वाला। कलकत्ता, पारादीप, उड़ीसा, कोच्चि और कांडला गुजरात के वो दर्शाया गया है चित्र में। इसमें कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है, यह नदीय बंदरगाह है। जबकि पश्चिमी तट पर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है। तो ये हो जाएगा चेन्नई। खुला बंदरगाह किसे कहा जाता है, जो पूत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। देश में इस प्रकार के बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। पूर्वी तट देश का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला मुंबई है ना। यह एक कृत्रिम एवं खुला बंदरगाह है। यह बंदरगाह के प्रमुख रूप में पेट्रोलियम पदार्थ एवं लौह अयस्क का कारोबार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये नहीं है, तो ये हो जाएगा कांडला, ये पश्चिमी है गुजरात में। जबकि चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन सब पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। कांडला गुजरात में है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौवा शेवा। फिर आता है बेंगलोर, न्यू बेंगलोर, कोच्चि आदि पश्चिमी तट पर स्थित है। कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौवा शेवा, मर्मुगोआ, न्यू बेंगलोर, कोच्चि आदि और पूर्वी तट पर स्थित है। कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। हल्दिया बंदरगाह कौन सी वस्तु आयात करता है। तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। पश्चिमी बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता तक न पहुंचने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कलकत्ता के सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। हुगली नदी के ठीक मुहाने पर बना है। यह पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधा विकसित की गई है। निकट ही हल्दिया रिफाइनरी भी स्थापित की गई है। कलकत्ता बंदरगाह के अवसाद जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है।
जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। अब आते हैं जलमार्ग देखते हैं, है ना। हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 यह इलाहाबाद प्रयागराज को हल्दिया, गंगा, भागीरथी, हुगली से जाता हुआ जोड़ता है। यह यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1620 किलोमीटर है और 1986 में इसको बनाया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 यह सादिया से धुबरी को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है और 891 किलोमीटर है। 1988 में इसको बनाया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 यह कोल्लम से कुट्टापुरम को जोड़ता है। वेस्ट कोस्ट नहर है, चोपाकारा और उद्योग मंडल नहर है, केरल में स्थित है। 205 किलोमीटर है और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यह इसका चरण 1 है जो कि विजयवाड़ा को मुक्तमाला से जोड़ता है, आंध्र प्रदेश में है। 1095 किलोमीटर है। 10वीं योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 यह तलचर से धमरा को जोड़ता है, उड़ीसा में है और 623 किलोमीटर है, 2008 में बनाया है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह प्राधिकरण जलरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। तो पहला कथन क्या कहता है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, कारण भी सही बताता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है क्योंकि अधिकांश नदियाँ वर्षा जल पर ही निर्भर रहती हैं एवं पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं, जबकि भारत में वर्षा माह सिर्फ वर्ष के 4 माह होती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाकी 8 महीने नदियों में पानी नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो ये हो जाएगा चेन्नई नहीं है, कांडला, पारादीप, मुंबई है। भारत में 7516 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर 13 बड़े और 200 से छोटे एवं मंझले बंदरगाह बनाए गए हैं। मुंबई, कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी माना जाता है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और मुफ्त व्यापार वाला क्षेत्र बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह देश का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों के प्रबंधन एवं विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि छोटे मंझले बंदरगाह समवर्ती सूची में आते हैं और इसका प्रबंधन राज्य की सरकारें करती हैं। प्रथम बड़े बंदरगाह में पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निर्मित बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया था। 13 बड़े बंदरगाह में कुल समुद्री व्यापार का 76% भाग पूरा किया जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है ना। चेन्नई में भारत का पहला गहरा है, सबसे गहरा पत्तन है, तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो विशाखापट्टनम में है। कोच्चि एक प्राकृतिक पत्तन है, सही है। जवाहरलाल नेहरू भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला ये ज्वारीय पत्तन है, तो सही है। चेन्नई भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है और यह कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित भारत का पुराना बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अरे बंदरगाह है सबसे पुराना है ना, कौन सा, चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। कांडला गुजरात यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यह ज्वारीय पत्तन है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। वर्तमान में बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है कांडला का। निम्न में से कौन सा सही है ना, तो कांडला गुजरात में है, सही है। पारादीप उड़ीसा में है, तो और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। बरमुगुआ गोवा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में, मरमुगुआ गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है।
बाहपत्तन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा बाहपत्तन का। हल्दिया पत्तन बाहपत्तन का उदाहरण जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पत्तन बाहपत्तन कहलाते हैं जो मुख्य पत्तन के सहायक पत्तन होते हैं। यह गहरी जलीय भाग में स्थित है। यह कलकत्ता का सहायक बंदरगाह है। भारत का कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकीनाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बंदरगाह हैं, जबकि नेल्लूर, विजयनगरम और कुर्नूल प्रमुख नगर हैं। हैदराबाद राज्य की राजधानी तथा दक्षिण भारत का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताना। मरमू गोवा में है, सही है। पारादीप उड़ीसा में है तो मैंगलोर कर्नाटक मैंगलोर में है तो ये भी सही है। मुद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है। इसका संचालन अडानी पोर्ट्स एवं सीज लिमिटेड करता है। यह गुजरात प्रांतों के कक्ष में स्थित है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद से सादिया। यह गंगा पर स्थित है और 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरे स्थान पर धुबरी से सादिया का जलमार्ग है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरा कोल्लम से कोच्चि में स्थित है। कोट्टायम से कोच्चि से कोट्टायम का इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। काकीनाडा और मरक्कम पर स्थित जलमार्ग जिसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो उसका नाम है मुंबई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। फिर आता है नोएडा शिवा, महाराष्ट्र में है और मैकेनाइज्ड सैटेलाइट बंदरगाह है। मरमुगुआ गोवा में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात में है, ज्वारी बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है और लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में है, पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। एन्नूर तमिलनाडु में है, सैटेलाइट और देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, नदी बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है, निर्यात प्रबंधन बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सेल्सिट द्वीप पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सभी बंदरगाहों में होने का जो कुल कारोबार है वह 20% से ज़्यादा कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। इसका पोलाश्रय प्राकृतिक है, पोताश्रय। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित किया गया है चेन्नई के निकट। भारत में कोयले को संचालित करने के लिए यह प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में चेन्नई के निकट एशियाई विकास बैंक की सहायता से एन्नूर बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। यह बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय के तहत संचालित 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसकी स्थापना 2001 में प्रमुख रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित प्रमुख बंदरगाहों में यह एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। तमिलनाडु के इस एन्नूर बंदरगाह का नाम 26 फरवरी 2014 को प्रदेश के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नूर बंदरगाह का नाम। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौका वाहन संस्थान NINI अवस्थित है तो ये पटना में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान NINI पटना में अवस्थित है। नौसैनिकों के प्रशिक्षण एवं सुविधा इत्यादि की व्यवस्था कराता है। केंद्रीय जल परिवहन निगम कलकत्ता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष की खाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कांडला गुजरात में। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया है? तो इसका नाम है नहवा शेवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के तट पर स्थित है दक्षिणी मुंबई में। नहवा शेवा 2 गांव से इसका नाम लिया गया है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग
2500 एकड़ क्षेत्र फैला है। इसकी योजना 1965 में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्घाटन 26 मई 1989 को हुआ। यह विश्व का सबसे बड़े पत्तन में से एक है और स्वामित्व भारत सरकार के पास है। निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा में है? तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। इसकी आधारशिला 3 जनवरी 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 12 मार्च 1966 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका संचालन प्रशासन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है और पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा एक तेल शोधन इकाई की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह है? तो ये है मालाबार तट पर स्थित है कोच्चि बंदरगाह। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह से संवर्धन में सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है आंध्र प्रदेश। यह गहरे पानी में स्थित है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग को सहजता से पूरी करता है। 3 चरणों में इसका विकास किया गया है। पहला चरण 2008 में, दूसरा चरण 2012 में और तीसरा चरण 2017 में तैयार हुआ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये हो जाएगा चेन्नई, जबकि कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित देश का सबसे पुराना सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, लौह अयस्क का कारोबार किया जाता है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरल में स्थित है। यह बंदरगाह लैगून पर स्थित है। पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जाने हेतु मार्ग प्रदान करता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्राकृतिक और देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताशय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह पत्तन मानसूनी पवनों से सुरक्षित रहता है। मुंबई पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह के कारोबार में पेट्रोलियम उत्पाद, शुष्क माल प्रमुख है। यह भारत का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। मरमू गोवा पत्तन कहाँ पर है? तो यह गोवा में स्थित है। यह ज्वारीय तथा मांडवी नदी के आंतरिक परिवहन के माध्यम से लौह अयस्क पहुँचाता है। प्राकृतिक बंदरगाह है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता 50.04 है। पाराद्वीप का विकास जन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए बनाया गया है। तो कलकत्ता, विशाखापट्टनम का पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह कलकत्ता और विशाखापट्टनम के मध्य पूर्वी तट पर स्थित है। इसका विकास कलकत्ता और विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। यह एक फ्री पोर्ट है जहां लौह इस्पात उद्योग लगाने का भी प्रस्ताव है। यहाँ से जापान को उड़ीसा किरीबुदु का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। पाराद्वीप एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पाराद्वीप अवस्थित है कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। पोताशय लैगून सदृश है। यह लौह अयस्क, कोयला, सुप्त कार्गो का परिवहन करता है। इस बंदरगाह को किरीबुरु क्षेत्र के लौह एवं मैग्नीज को जापान को निर्यात करने के लिए विकसित किया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। यह पेट्रोलियम, उर्वरक और गंधक आदि का आयात करता है। पश्चिमी समुद्र पर स्थित गुजरात में स्थित है। इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह भारत का पहला सीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है। भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। 31 मार्च 2016 को 100 MMT कार्गो संचालन वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। तो ये है हमारा केरल तटीय नहर जलमार्ग। कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। यह 205 किलोमीटर लंबा है।
1 फरवरी 1993 को स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु यह पोताश्रय नहीं है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कांडला कोची मैंगलोर से ये बंदरगाह है। कांडला गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारी बंदरगाह भी है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? तो ये मार्च 2015 को लागू की गई थी। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला कार्यक्रम की परिकल्पना की, जिससे 25 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना के तहत पूर्वी एवं पश्चिमी तट के मध्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार किया गया। बड़े बंदरगाहों के निर्माण एवं आंतरिक जल परिवर्तन तंत्र का उन्नयन भी किया जाना है। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत में निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। हमें उत्तर से दक्षिण को जमाना है। पहले आएगा हमारा नेहवा शेवा, फिर मर्मुगोआ, फिर न्यूमंगलूर और फिर कोच्चि। पत्तन जहाँ LNG का टर्मिनल नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है? कांडला में नहीं है, जबकि हजीरा, दाहिज और कोच्चि में है। देश में पहला LNG टर्मिनल कोच्चि में स्थापित किया गया था। LNG टर्मिनल गुजरात के दाहिज में, हजीरा में भी स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर तटीय निम्नांकित शहरों में से बताइए। क्या बताना है हमें? उत्तर से दक्षिण जमाने हैं। उत्तर में पहले आता है जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। सिंधुदुर्ग अरब सागर के तट पर महाराष्ट्र के प्राचीनतम शहर है। कुर्नूल केरल का प्राचीनतम नगर है। नागरकोइल यह तमिलनाडु का प्राचीनतम शहर है, जो कि लक्षद्वीप सागर तट पर बसा हुआ है। यह भारत के पश्चिम तट और नगरों में से सबसे दक्षिण में स्थित है। नागरकोइल। हवाई परिवहन और अन्य परिवहन। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोच्चि विमानपत्तन। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी की स्वामित्व वाली भारत की सर्वप्रथम विमानपत्तन कोच्चि विमानपत्तन है। यह पत्तन केरल की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले कोच्चि से 26 किलोमीटर दूर निडुम्बजरी में स्थित है। निडुम्बजरी। राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये स्थित है अमृतसर में। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ था। इलाहाबाद से नैनी के बीच में विमान डाक सेवा स्टार्ट की गई थी। देश के भीतरी भागों में विमान सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित विमानन निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत में नगर विमानन की शीर्ष इकाई है यह। देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 25 हो गई है। श्री गुरु रामदास जी राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में स्थित है।